सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरुजी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। आज की क्लास में आप देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में, यानी कि आपके जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, तो यहाँ पर उससे रिलेटेड मैं कुल 12 या 15% डालूँगा, जिसमें से आपके एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो फाइल है आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि के बीच हमें भेद करना है। एक देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए। या ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि आर्थिक विकास में आर्थिक समृद्धि के अलावा कुछ और भी शामिल होता है, उसको स्पष्ट कीजिए। या ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि के बीच क्या कारण है कि कुछ देश विकसित होते हैं और कुछ देश अल्प विकसित रहते हैं। तो यहाँ पर उसका उत्तर हम इस तरीके से बढ़ते हैं कि जो प्रोफेसर केर्स है उसने बोला है कि आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय ऐसी प्रक्रिया से है जहाँ पर राष्ट्रीय आय में जनसंख्या और प्रतिवर्ती आय में निरंतर वृद्धि पाई जाती है, यानी कि आय भी बढ़ती हुई हमें यहाँ पे दिखाई देती है। तो ऐसी स्थिति आर्थिक समृद्धि कहलाती है। और प्रोफेसर मेयर के अनुसार भी आर्थिक समृद्धि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा देश के प्रति व्यक्ति आय में वास्तविक आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय जब बढ़ती है तो ऐसी स्थिति आर्थिक समृद्धि कहलाती है। इसको हम और डिटेल में आगे की तरफ देखते हैं। इसके कितने सूचक हैं हमारे आर्थिक समृद्धि के। तो यहाँ पर पहला जो है, आर्थिक समृद्धि एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। यहाँ पर लंबी अवधि का समय लगाना पड़ता है। जैसे बड़े बड़े देशों में, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति में 2 वर्ष लग गए, यूएसए में 80 वर्ष से लगातार आर्थिक समृद्धि को प्राप्त किया गया, और भारत में भी 1991 से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक समृद्धि के दौरान जो है, राष्ट्रीय आय में भी हमें उचित दर से वृद्धि देखने को मिलती है। आर्थिक समृद्धि के दौरान हमें जनसंख्या भी उचित दर से वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। आर्थिक समृद्धि के दौरान जो है, मृत्यु दर में इतनी बढ़ोतरी नहीं होती जितनी जन्म दर में बढ़ोतरी पाई जाती है। और सबसे बड़ा जो कारण है आर्थिक समृद्धि का, उसमें प्रति व्यक्ति आय उचित दर से निरंतर वृद्धि में चलती रहती है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में जब वृद्धि होगी तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं आर्थिक विकास की अवधारणा को। तो यहाँ पे प्रोफेसर मेयर ने ये डेफिनेशन दी है कि जो दीर्घकालीन प्रक्रिया में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जो बढ़ती है, उसके साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के हमारे ढांचे में भी परिवर्तन होता है। आर्थिक विकास को निर्णय करने के कई मापदंड हैं जिसको हम यहाँ पर देखते हैं, जिसके द्वारा एक देश में जो उपलब्ध संसाधन है, जो उत्पादित संसाधन है, उपभोग की दर में सुधार किया जाता है, जिससे हमारी राष्ट्रीय आय और देश की आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आर्थिक विकास के दौरान अर्थव्यवस्था में किस किस टाइप्स के निम्नलिखित परिवर्तन पाए जाते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर है व्यावसायिक ढांचे में परिवर्तन। तो यहाँ पर आर्थिक विकास के दौर में प्राथमिक जो क्षेत्र है उसमें जनसंख्या का प्रतिशत भाग कम होता चला जाता है, और द्वितीय तृतीय में श्रमिकों का प्रतिशत मात्र जो है वो बढ़ता रहता है। जैसे उदाहरण देखें तो 1981 में 72% ऐसे श्रमिक थे जो प्राथमिक क्षेत्र में जुड़े हुए थे, लेकिन अब जो है 60% ही श्रमिक इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। दूसरा देखते हैं राष्ट्रीय आय के ढांचे में परिवर्तन। तो प्राथमिक क्षेत्र से जो इनकम होती थी वो राष्ट्रीय आय में बहुत कम जाती थी, और जो प्रतिशत योगदान था वो गिरता रहता था, लेकिन वहीं द्वितीय तृतीय में योगदान वही बढ़ता जाता था। उदाहरण के लिए 1951 में जो भारतीय राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान था वो 52% था, लेकिन इस समय जो क्षेत्र में योगदान बना हुआ है वो 32% ही रह गया है। तीसरा देखते हैं औद्योगिक उत्पादन ढांचे में परिवर्तन। तो जो औद्योगिक उत्पादन में पूंजीगत वस्तुओं का भाग 5.1 होना चाहिए था, वो अब गिरकर 1.1 रह जाता है। और आगे देखते हैं विदेशी व्यापार के ढांचे में परिवर्तन। तो आर्थिक विकास के दौरान देश के विदेशी व्यापार की वस्तु रचना में परिवर्तन होता है। जब देश अल्प विकसित होता है तो प्रथम जो वस्तुएं हैं निर्यातक होता है, यानी कि पहले हम निर्यात करते थे, लेकिन अब निर्यात में जो है धीरे धीरे कमी आती चली गई है, यानी कि प्रतिशत भार हमारा कम होता चला जा रहा है।
उदाहरण में पहले जो 1991 में 60% हम निर्यात करते थे, वही अब गिरकर 25% रह गए। तो 10वीं योजना के अंतर्गत आर्थिक विकास की जो दर थी वो 8% मापी गई है। तो ये स्पष्ट करते हैं सारे उदाहरण कि आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास की तुलना में अधिक व्यापक है और आर्थिक समृद्धि के साथ साथ आर्थिक अर्थव्यवस्था ढांचे में भी सकारात्मक परिवर्तन होता है। आगे देखते हैं आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं। तो विश्व में जहां देश अल्पविकसित हैं, वहीं दूसरी ओर कई देश विकसित भी हैं। जहां कुछ देशों में धीमी गति से विकास हो रहा है, तो कहीं और तीव्र गति से भी विकास हो रहा है। तो तीव्र गति को जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन हम उन्हें बोलेंगे जो भौगोलिक सीमाओं के प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जिनका जो मानव है वो प्रत्यक्ष रूप से उसको परिवर्तन करके यूज़ में लाता है। तो एक देश का आर्थिक विकास उस देश में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों पर भी निर्भर करता है। यदि एक देश में प्राकृतिक संसाधन जैसे तेल, खनिज, वन या जल अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध होंगे, तो उसी देश में आर्थिक विकास भी अधिक तेज़ी से बढ़ेगा। और प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं, तो आर्थिक विकास की संभावना भी वहाँ पर कम हो जाती है। दूसरी ओर मानव संसाधन यानी कि साधन के रूप में मानवीय संसाधन भी श्रम शक्ति या उद्यमियों की सेवा प्रदान करते हैं, जिनकी सहायता से उत्पत्ति के अन्य संसाधनों का प्रयोग संभव हो जाता है। इसी प्रकार अगर उपभोग की गई इकाइयों के रूप में मानवीय संसाधन देश का उत्पादन उपभोग करते हैं, तो वहीं दोहरी भूमिका होती है। जैसे एक साधनों सेवाओं के रूप में तथा उपभोग की गई इकाइयों के रूप में, जैसे वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर तथा अन्य तकनीकी कुशल संसाधन अधिक होंगे, तो उसका देश का विकास भी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। यानी कि जहाँ मानव संसाधन ज़्यादा होंगे वहाँ विकास भी तेज़ी से होगा, और जहाँ मानव संसाधनों की कमी होगी वहाँ विकास भी धीमी गति से जाता रहेगा। पूंजी निर्माण भी हमारे विकसित देश को अधिक प्रभावित करता है। इसमें वास्तविक पूंजी जैसे मशीन, उपकरण, संयंत्र तथा कच्चे माल इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा प्रकृति और मानव संसाधनों को प्रयोग में लाकर राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई जाती है। इस प्रकार वास्तविक पूंजी के आकार में वृद्धि अर्थात पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की अनिवार्य शर्त है। पूंजी निर्माण की दर बचत करने की क्षमता और निवेश करने की प्रेरणा से प्रभावित होती है। और बाजार का आकार भी आर्थिक विकास को इसमें महत्वपूर्ण स्थान देता है, क्योंकि बाजार का आकार निवेश के आकार को निर्धारित करता है। यदि बाजार का आकार व्यापक होगा अर्थात मांग का स्तर ज़्यादा होगा, तो मांग को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा, जिसके लिए बड़ी राशि में निवेश करना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर हमें डिमांड को पूरा करना है तो हमें इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। तो विकास देशों में लोगों की कम आय के कारण बाजार का आकार सीमित होता है। इसी कारण जो इन्वेस्टर होते हैं वो निवेश नहीं कर पाते, उतना उन्हें दूर रहना पड़ता है। जबकि भारत में पंचवर्षीय योजनाएं जब लागू हुई थी, तो उस समय बाजार का आकार बहुत सीमित था। जो निजी उद्यमी थे, जो पर्सनल थे, उन्होंने प्रेरित नहीं थे वो उसमें निवेश करने के लिए। तो सार्वजनिक निवेशों को बढ़ावा दिया गया, जिसके फलस्वरूप आय और रोजगार अवसरों में वृद्धि हुई। तो बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए भी नए नए उद्यमियों को निवेश करने के लिए प्रारंभ किया गया। और बाकी बचता है यहाँ पे संस्थागत कारक, यानी कि आर्थिक विकास के स्तर में जो संस्थागत कारकों पर भी ये निर्भर रहता है, जिसमें पहला है संयुक्त परिवार प्रणाली। तो एक समाज में परिवार प्रणाली का श्रम की गतिशीलता, कार्य करने की इच्छा और बचत करने की इच्छा पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर परिवार के सभी सदस्य एक स्थान पर रहते हैं तथा पारिवारिक उत्तरदायित्व को समान रूप से संभालते हैं, तो प्रति व्यक्ति यह मानता है कि उसके मेहनत का बंटवारा उसके सदस्यों में समान रूप से होगा, तो वह अधिक उत्पादन करने के लिए तैयार नहीं होता। अतः बचत और निवेश की प्रवृत्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर जाति प्रथा, जो एक अर्थव्यवस्था में विद्यमान जाति प्रथा का प्रभाव भी आर्थिक विकास पर पड़ता है। एक बच्चे का जन्म किस जाति, किस परिवार में होता है, वह बड़ा होकर किस जातिगत पेशे को अपनाना पड़ता है। यानी कि अगर वो एक इन्वेस्टर का बेटा है तो फिर उसको उसी पेशे में आना पड़ेगा।
जिसका दूषित परिणाम अल्प विकसित देशों में उद्यमशीलता के विकास का अभाव रहता है। जाति प्रथा के कारण एक अर्थव्यवस्था में धन और आय की असमानता को बढ़ावा मिलता है, जिसके कारण जो है रोजगार के अवसरों में कमी आती है, यानी कि जिनको जॉब मिलना चाहिए था उनको नहीं मिल पाता। तो इससे स्पष्ट है कि जाति प्रथा भी आर्थिक विकास की गति को रोकती है। जब हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कैसे करेगी, अगर हमारे जो मेन जो अनएम्प्लॉयमेंट फैलता रहेगा तो किस तरीके से हमारा राष्ट्रीय आय या आर्थिक विकास हमारा बढ़ेगा। और तीसरी ओर है हमारा उत्तराधिकार का नियम। यदि लोगों को यह विश्वास होता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनके द्वारा अर्जित आय और संपत्ति उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त हो जाएगी, तो वह अपने जीवन काल में ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति को इकट्ठा करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि गांव में सबसे जो भूमि है वो सबसे प्रमुख संपत्ति है, तो इसका बंटवारा होने के कारण जोतों का जो आकार है, यानी कि जो खेती होती है उसका आकार कम होता चला जाता है, जिसके कारण खेती के लाभ हमारे कम हो जाते हैं। और जिन बच्चों को यह लगता है कि उनको विरासत के रूप में आने वाले टाइम में अपार संपत्ति मिलने वाली है, तो वो कार्य करने में भी रुचि नहीं लेते, जिससे अर्थव्यवस्था में प्रचलित उत्तराधिकारों के नियम के कारण आर्थिक जो विकास है उस पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे हमारे आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक थे। इनमें से क्वेश्चंस ज़रूर एग्ज़ाम में आ जाता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी के क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू। ज़रूर एग्ज़ाम में आ जाता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी के क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।